नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसक यूट्यूब चैनल में आप सभी का है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम अर्थात इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडीओ के एग्जाम के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ आपको समझिए इसके लिए। तो देखिए, इससे पहले 2025 से पहले जो है कब हुआ था, 2017 में हुआ था एडीओ का एग्जाम, और उससे पहले जो है 2012 में एडीओ का एग्जाम हुआ है। तो इन दोनों एग्जाम में जो है इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि यह योजना कब प्रारंभ किया गया, 2009-10 से जो है अभी तक चल रहा है। ये 2009-10 से स्टार्ट किया गया था इस प्रोग्राम को, जो अभी भी जो है चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका इंपॉर्टेंस और भी है कि ये जो है भारत में जो है जल प्रबंधन से संबंधित जो है सबसे बड़ा योजना है। जल प्रबंधन से सबसे बड़ा योजना और सबसे प्रमुख योजना जो है एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम ही, और साथ ही यह जो है दुनिया का जो है अर्थात विश्व का जो है दूसरे क्रम का वाटर सेट संबंधित सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे जो पहला नंबर में आता है चीन का आता है, उसके बाद भारत में जो है ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले कि अगर टॉपिक को आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हम एडीओ के अंतर्गत सिलेबस में से पहला ग्रामीण विकास सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर का ये अंतिम वीडियो है। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, इस योजना को पढ़ने से पहले एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, तो देखिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इसका प्रारंभ कब किया गया था और ये कब से जारी है। तो देखिए, इस प्रोग्राम को एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम यह प्रारंभ किया गया था, या कह सकते हैं इसका घोषणा किया गया था। प्रारंभ या घोषणा 1 अप्रैल 2008 को किया गया था। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2008 से, और इसका क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है, जो 2009-10 से, तो वित्तीय वर्ष 2009 से जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगर जो है ऑप्शन दिया रहे उसमें आपको इसका लागू करने की तिथि, इसका क्रियान्वयन की तिथि पूछा जाए तो 2009-10 लेना है आपको, और वही घोषणा की या प्रारंभ की तिथि पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2008 लेना है। ठीक, और देखिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में कब लागू किया गया था, 26 फरवरी 2009 को आप कह सकते हैं। ठीक, इसे जो है बहुत सारी योजना, जितना भी इसके संबंधित वाटर प्रबंधन के संबंधित योजना भारत में चल रहे थे, जैसे ये 4 प्रमुख योजना चल रहा था। एक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, दूसरा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, तीसरा जो है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, और चौथा था कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इन चारों को जो है एक साथ समेकित करके, सबका एक साथ विलय करके जो है यह योजना एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, ये इस संबंधित किससे है, जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन, और कौन सा जल है उसे भी समझ लीजिए। तो ये जो है वर्षा जल, तो वर्षा जल के प्रबंधन के लिए जो है यह योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो देखिए यहाँ वाटर सेट नाम आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर वाटर सेट क्या होता है, तो किसे वाटर सेट कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से। तो देखिए, इस डायग्राम से ही समझेंगे तो वाटर सेट किसे कहेंगे, पहले आप आसानी से भाषा में समझिए। तो देखिए, वर्षा का जो जल होता है, तो वर्षा होने से ये जल निकला, फिर ये पहाड़ों पर्वतों में जाकर के ये जो है छोटी छोटी जो है चैनल्स के माध्यम से, तो छोटी छोटी चैनल्स बनाते हैं। ये जैसे नाला समझ सकते हैं आप, नाला के समान चैनल बनाते हैं, छोटे छोटे, या फिर नदियां बनाते हैं। वो जो है एक साथ कहा ये प्रबंधन, ये जो है आके जो है एक जगह मिलते हैं। तो इस जगह जहां मिल रहे हैं सभी, एक जगह आके सभी का एकत्रित हो रहा है पानी, तो वर्षा का पानी एक जगह एकत्रित होता है, वही जो क्षेत्र है वो वाटर सेट कहलाता है। ठीक, तो वर्षा का पानी को छोटे छोटे चैनल्स के माध्यम से आके एक जगह एकत्रित करने वाले जो स्थान है वही वाटर सेट। वो क्या हो सकते हैं, वो नदी हो सकते हैं, कोई नहर हो सकते हैं, ये सभी जो है वाटर सेट कहलाएंगे। ठीक, तो देख सकते हैं आप इस डायग्राम में भी दिया गया है। तो वर्षा हो रही है, या फिर पर्वतों से जो स्नो कब होता है, तो वर्षा जो बर्फ की बूंदे गिरता है वो भी कह सकते हैं। तो उनके माध्यम से जो वर्षा या स्नो के माध्यम से जो पानी बन के आते हैं, तो वो नालियों के माध्यम से आते हैं, छोटे छोटे चैनल्स के माध्यम से, और एक जगह एकत्रित होते हैं। तो इसे ही जो एकत्रित हो रहा है वह वाटर सेट कहलाता है। ठीक, अब इसी वाटर सेट अर्थात वर्षा के जो जल है उसका प्रबंधन जो है वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किया जाता है। ठीक, तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित यह योजना जो है 2009-10 में लाया गया था। वित्तीय वर्ष 2009-10 से यह योजना प्रारंभ किया गया है, एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम। तो देखिए, इसके तहत हमने देख लिया है इसका प्रारंभ तिथि और इसका क्रियान्वयन किस वर्ष से किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है कार्यक्रम को शामिल किया गया था। तो ये 4 कार्यक्रम है। एक है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, दूसरा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, तीसरा समेकित बंजर विकास कार्यक्रम, और चौथा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और देखिए, इन सबको एक साथ शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। एक कमेटी जो है जल प्रबंधन से संबंधित कमेटी पूछा जाए तो उस कमेटी का नाम है श्री हनुमंत राव कमेटी। तो श्री हनुमंत राव कमेटी, इन्हीं की अनुशंसा पर इस सभी जो है योजनाओं को एक साथ समेकित करके वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो ये वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम किस
समिति के अनुशंसा पे जो है लाया गया है। अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे श्री हनुमंत राव कमेटी। तो श्री हनुमंत राव कमेटी के जो है उन्हीं के अनुशंसा पर यह कार्यक्रम लाया गया था। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल चुका है। और देखिए दूसरा क्या है, ये 26 फरवरी 2009 को, तो 26 फरवरी को ही इन सभी योजनाओं को एक साथ जो है क्या करके सबको जो है विलय करके सरकार द्वारा इसका अनुमोदन आदेश जारी किया गया था। तो अनुमोदन आदेश जारी करने की तिथि क्या है, 26 फरवरी 2009 को एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में अनुमोदन आदेश। अब देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है इस योजना का। तो हम वाटर प्रबंधन कर रहे हैं तो उसका क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं उसको समझिए। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, तो देखिए यहाँ इसमें वाटर से प्रबंधन पहलों के माध्यम से मिट्टी, वनस्पति आवरण और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को का दोहन रोकने एवं इनका संरक्षण व विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को पुनः बहाल करने की परिकल्पना की गई है। तो देखिए मिट्टी, तो मिट्टी का इसको रक्षा कैसे करेंगे। देखिए वर्षा के कारण क्या होता है, अगर इधर उधर पानी है तो वर्षा के कारण मिट्टी का जो है पूरा खिंचाव होता है और मिट्टी किसमें जा हो जाता है, मिट्टी जो है बहाव ले जा करके मिट्टी का अपरदन किया जाता है। तो मिट्टी को इससे नुकसान होता है, मिट्टी की जो है क्षमता खत्म हो जाती है। और वैसे दूसरा देखिए वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे भी वर्षा के कारण डूबते जाते हैं। उसे जो है देखिए वर्षा के जल का अलग अलग जगह बहाव के कारण जो है वहाँ जो है पेड़ पौधे से जो जड़ में मिट्टी रहते हैं वे जो है खत्म हो जाते हैं। इस कारण जो है मिट्टी को भी जो पेड़ पौधे उन्हें नुकसान पहुंचता है। इस कारण जो है इसका प्रबंधन करके आप एक जगह एकत्रित करके उससे वनस्पति को भी बचाया जा सकता है। साथ ही जल का तो प्रबंधन हम कर रहे हैं और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करके इन सबको जो है संरक्षण और विकास करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए इसके अंतर्गत इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो 21 मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग। इसके तहत भूमि संसाधन विभाग वर्ष 2009-10 में एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक के 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि को कवर करना है। तो ये लक्ष्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2027 तक के कितना लक्ष्य रखा गया है, 55 मिलियन हेक्टेयर, इतना में वर्षा सिंचित भूमि को कवर करने का लक्ष्य किया गया है 55 मिलियन हेक्टेयर तक के। ठीक, देखिए इस योजना में पहले ही चर्चा किया था कि यह योजना जो है चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटर शेड कार्यक्रम है। ठीक, उसके बाद इसके महत्व को देखिए तो इसके परिणाम स्वरूप, इस योजना के परिणाम स्वरूप मृदा अपवाह की रोकथाम, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन और भूजल तालिका का पुनर्भरण हो रहा है। ठीक, तो ये सभी काम हो रहा है। मृदा अपवाह का रुक गया है, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन हो रहा है, वर्षा जल का संचय हो रहा है और साथ ही भूजल तालिका का पुनर्भरण हो रहा है। तो ये सभी जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है इसके महत्व को आप देख सकते हैं। यह बहुफसल और विविध कृषि आधारित गतिविधियों को सक्षम बनाता है, जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्थायी आजीविका प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसका अर्थ मतलब क्या है कि ये जो संचय किया जा रहा है वर्षा जल को संचय करने, इसका प्रयोग जो है कृषि में, तो कृषि में जो है फसलों की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। तो जहाँ एक सिंचाई बस होता पाता है वहाँ अगर संचय करके रखा जा सकता है तो वहाँ बहुफसल की भी खेती हो पा रहा है, तो द्विफसली भी हो जा रहा है। इस कारण जो है यह कृषि क्षेत्र में जो है सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये स्थायी आजीविका प्राप्त करने में बहुत मदद कर रहा है वाटरशेड कार्यक्रम। ठीक, देखिए यहाँ आप नोट पॉइंट याद रखेंगे इसे कि वर्ष 2015 में, तो 2015 में इस वाटरशेड प्रोग्राम को, इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम को ऑन फार्म जल प्रबंधन योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री कृषि योजना, तो यह जो है प्रधानमंत्री कृषि योजना में शामिल किया गया है। तो 2015 में इस वाटर मैनेजमेंट प्रोडक्ट को जो है किसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है वाटरशेड प्रोजेक्ट को। ठीक, तो ये याद रखना है किस वर्ष किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, 2015 में। इसके साथ साथ और भी 2 कार्यक्रमों को शामिल किया गया था, ऑन फार्म जल प्रबंधन और दूसरा क्या है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इनको भी जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया था 2015 में। ठीक, तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ के सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को अब मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे जो है इसकी विशेषता देखिए। तो इस कार्यक्रम की विशेषता क्या क्या है, तो देखिए इस परियोजना का औसत आकार लगभग 5000 हेक्टेयर होना चाहिए। तो इसका औसत आकार जो है कितना है, लगभग जो है 5000 हेक्टेयर इसका औसत आकार है। मैदानी क्षेत्रों में लागत मानदंडों को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर, तो पहले जो है मैदानी क्षेत्रों के लिए इसका लागत मानदंड 6000 हुआ करता था, उसे अब बढ़ा करके 12000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। ठीक, वही दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, तो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में यही जो 12000 है वो 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। ठीक, ये दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र और IAP अर्थात वामपंथी क्षेत्रों के लिए है। और दूसरा देखिए केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्त पोषण कितना है, तो वित्त पोषण केंद्र और राज्य के बीच 90:10, अर्थात केंद्र द्वारा 90% दिया जाता है और वही राज्य सरकार द्वारा 10% दिया जाता है। तो 90:10 का जो है इनके यहाँ क्या है वित्त पोषण है इस योजना में।
उसके बाद देखिए इस योजना के तहत जो है 3 किस्तों में जो है वित्त को रिलीज किया जाता है। पहले यह 5 किस्तों में दिया जाता है, उसकी जगह अब जो है 3 किस्तों में दिया जाता है। पहले किस्त में 20%, दूसरे किस्त में 50%, तीसरे किस्त में 30%। इसे कब कब दिया जाता है उसे हम आगे देखेंगे। आगे दिया गया है इसे केंद्रीय सहायता को रिलीज, तो जो 90% केंद्रीय सहायता है उसे 3 किस्तों में दिया जाता है, 20%, 50% और 30% के। अब देखिए परियोजना की अवधि, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परियोजना की अवधि, यह परियोजना की अवधि मिनिमम 4 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष, तो 4 से 7 वर्ष तक की जो है 3 चरणों में संपन्न किया जाता है परियोजना को। तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला प्रारंभिक चरण कहलाता है जो 1 या 2 वर्ष का होगा, 1 से 2 वर्ष तक के लिए। और दूसरा जो है वाटर सेट कार्य चरण कहलाता है जो 2 से 3 वर्ष का होता है। और तीसरा है समेकन व निवर्तन चरण जो 1 से 2 वर्ष का होता है। अर्थात कम से कम 4 और अधिकतम 7 वर्ष तक का जो है यह परियोजना का अवधि होगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ जो वाटर सेट परियोजना के चयन हेतु क्या क्या मानदंड होना चाहिए उसे दिया गया है। तो वाटर सेट परियोजना के चयन के लिए मानदंड निर्धारित किया गया है। तो यहाँ देखिए जहाँ पेयजल की अत्यधिक कमी हो, तो जहाँ पेयजल की अत्यधिक कमी हो अर्थात जहाँ पेयजल उपलब्ध नहीं है उस क्षेत्रों में जो है वाटर जो रेन वाटर है उसे संरक्षित किया जाता है और उसे पीने योग्य में भी परिवर्तित करके जो है लोगों के लिए पेयजल भी उपलब्ध कराया जाता है इसी वाटर सेट प्रोजेक्ट के तहत। जहाँ भूजल संसाधन का अत्यधिक दोहन हो, ये भी है क्योंकि भूमि के जो संसाधन का दोहन करके जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। बंजर भूमि की जहां अधिकता हो, तो जहां बंजर भूमि अधिक हो वो उस क्षेत्र में भी क्योंकि सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहले विकसित सुधार किया जा चुके किसी अन्य वाटर सेट के साथ निकटता के आधार पर। ठीक, अगर देखिए वाटर सेट परियोजना के तहत सृजित की गई परिसंपत्तियों के संचालन व रख रखाव हेतु ग्रामीण समुदाय की सहमति होना, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति का अनुपात अधिक हो, ऐसा क्षेत्र जो अनुसूचित सिंचाई के अंतर्गत शामिल नहीं हो उन क्षेत्रों को भी, और ऐसा क्षेत्र जहां कम उत्पादकता हो, तो इन मापदंडों के आधार पर जो है चयन किया जाता है वाटर सेट परियोजना के लिए। ठीक, अब देखिए कुछ और अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें देख लेते हैं, जैसे कि हरियाली कार्यक्रम। तो ये भी वाटर सेट प्रबंधन संबंधित है। तो यह जो है जल प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम है हरियाली। तो हरियाली जो है केंद्र सरकार प्रायोजित एक वाटर सेट विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने का पानी, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है। परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा जन भागीदारी से किया जाता है। तो हरियाली प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत क्या उद्देश्य रखे गए हैं आप देख सकते हैं। पीने योग्य पानी, सिंचाई, मत्स्य पालन, वानिकीकरण, इन सब के लिए जो है जल का संरक्षण करना इसका उद्देश्य बनाया गया था और इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है हरियाली प्रोग्राम का। ठीक, और वही देख सकते हैं आप यहाँ निरुमिरु। तो ये निरुमिरु का अर्थ होता है जल और आप कार्यक्रम। यह आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। ये जल प्रबंधन संबंधित काम है निरुमिरु आंध्र प्रदेश में। वही देखिए राजस्थान में अरवरी पानी संसद। तो अरवरी पानी संसद अलवर राजस्थान में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न जल संचयन संरचनाओं जैसे कि रिसाव टैंक, खुदे हुए तालाब, चेक डैम आदि का निर्माण लोगों की जन भागीदारी के माध्यम से किया गया है। ठीक, तमिलनाडु ने घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य कर दिया है। देखिए तमिलनाडु राज्य में जो है सभी घरों में जो है जल संचयन के लिए अपने संरचना स्थापित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। वहां जल संचय के कोई भी संरचना बनाए बिना किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो तमिलनाडु में जो है एकमात्र राज्य है जहां जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी अगर नया अपना भवन बना रहे हैं तो वहां एक जल संचय करने के लिए एक छोटा सा जो है इकाई उनको बनाना पड़ेगा, तब जाके उनके घर बनाने के लिए उन्हें परमिशन दिया जाता है। ठीक, तो तमिलनाडु राज्य एकमात्र है जिसने यह लागू किया है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए वाटर सेट परियोजना की संस्थागत व्यवस्था। इसके अंतर्गत बहुत सारी संस्था काम करते हैं अलग अलग स्तर पर, इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले राज्य स्तर पर देखिए, तो राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, तो इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का। इसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो देखिए विकास आयुक्त होंगे या फिर अपर मुख्य सचिव या मुख्य उत्पादन आयुक्त या संबंधित विभाग का प्रधान सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष होगा। तो इसका अध्यक्ष इनमें से कोई भी एक हो सकते हैं। इनके विशेषज्ञ सदस्यों में, तो इनके विशेषज्ञ सदस्यों में आप देख सकते हैं 4 से 7, तो 4 से 7 व्यावसायिक विशेषज्ञों का एक दल राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की सहायता करेगा। तो देखिए यहां भी जो है इसका अवधि कितना होता है 4 से 7 वर्ष। तो उसी से आप याद रखेंगे 4 से 7 जो है कौन विषय विशेषज्ञ जो है इसमें शामिल रहेंगे सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी में। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं। इनका कार्य क्या होता है उसे देख लीजिए। तो देखिए इस एजेंसी का कार्य क्या होगा, राज्य के लिए वाटर सेट परियोजना की स्वीकृति देना तथा राज्य के सभी वाटर सेट परियोजना पर निगरानी रखना। तो जो वाटर सेट परियोजना राज्य में जारी किया जाता है वो उनका परमिशन इनके द्वारा ही दिया जाता है। कौन सा परियोजना जो है स्वीकृत करना है या इन्हीं के हाथ में रहता है। राज्य
राज्य स्तरीय जो है एजेंसी के संबंध में। ठीक, और वही देखिए दूसरा है जिला वाटरशेड इकाई। तो ये दूसरा इकाई हो गया, ये जिला स्तर का इकाई है, जिला वाटरशेड विकास इकाई। ऐसे जिला जहां वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत 25,000 हेक्टेयर से कम, वहां जिला वाटरशेड इकाई होगी। तो 25,000 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र के लिए जो है एक जिला वाटरशेड इकाई का निर्माण किया जाता है। विशेषज्ञ सदस्य, इसमें 3 से 4 विशेषज्ञ सदस्य जिन्हें कृषि, जल प्रबंधन, लेखा एवं परियोजना प्रबंधन से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें 3 से 4 जो है विषय विशेषज्ञ रहेंगे जिन्हें कृषि, जल प्रबंधन और लेखा एवं परियोजना संबंधी जो प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए वे शामिल रहेंगे सदस्य के रूप में जिला स्तर में। वही राज्य स्तर में कितने थे? 4 से 7 विषय विशेषज्ञ रहते हैं। इनका कार्य क्या रहता है? ये जिला स्तर पर आंकड़ा प्रकोष्ठों को स्थापित करना तथा इसका रख रखाव करना और इसे राज्य व राष्ट्र स्तरीय आंकड़ा केंद्र के साथ जोड़ना। तो जो मेन रख रखाव का जो कार्य है वो जिला स्तर पर, और साथ ही वहां के जो आंकड़े हैं उसके इकट्ठा किया जाता है, और साथ ही राज्य और केंद्र के साथ साझा करने का कार्य जो है जिला वाटरशेड विकास इकाई का ही होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, इसका गठन किनके द्वारा किया जाता है? यह राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा गठित संस्था है परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी में राज्य केंद्र सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठन, तो देखिए राज्य केंद्र सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठन रहेगा, सरकारी संस्थाएं, अनुसंधान निकाय, मध्यवर्ती पंचायतें, स्वयंसेवी संगठन। तो देखिए इसमें स्वयंसेवी संगठन भी रहता है, इन सबको शामिल किया जा सकता है। तथापि इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा। तो क्या क्या मानदंड होंगे इसके चयन के लिए, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है, उन्हें अधिमान्य वाटरशेड संबंधित पहलुओं या वाटरशेड विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में पूर्व अनुभव होना चाहिए। तो इससे पहले जो है पूर्व अनुभव होना चाहिए वाटरशेड विकास परियोजनाओं के प्रबंधन के संबंध में। दूसरा है, उन्हें समर्पित वाटरशेड विकास दलों के गठन के लिए तैयार किया होना चाहिए। तो यह जो है वाटरशेड विकास दलों के गठन के लिए तैयार किया होना चाहिए। तो ये 2 मानदंड रखे गए हैं कोई भी एजेंसी को इस परियोजना में जो है कि शामिल करने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ नोट पॉइंट क्या दिया गया है, स्वयंसेवी संगठन भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में स्वयंसेवी संगठन भी कार्य करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। देखिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु स्वयंसेवी संगठन हेतु क्या मानदंड रखा गया है? तो ये अन्य जो है संस्था उनके लिए मानदंड है, और स्वयंसेवी संगठन के लिए क्या मानदंड है आप देख सकते हैं। वह कम से कम 5 वर्ष की अवधि में एक पंजीकृत इकाई हो। तो 5 वर्ष अवधि से एक पंजीकृत इकाई रहे तब मान्यता दिया जाएगा। दूसरा मान्यता क्या है, इसे सामुदायिक आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा जीविका विकास के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो 5 वर्ष से रजिस्टर्ड होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसे कंपार्ट भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया हो। अगर ब्लैक लिस्ट में डाला गया है तब इन्हें जो है इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में जो है मान्यता नहीं दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में नहीं है तभी दिया जाएगा। स्वयंसेवी संगठन में महिला व पुरुष दोनों होना चाहिए। इसे अपने निर्देशक मंडल ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए। तो निदेशक मंडल का ब्यौरा प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होता है। अब ये तो हो गए उनके मानदंड, इन आधारों पे जो है उन्हें शामिल किया जा सकता है। अब देखिए इन स्वयंसेवी संगठनों को जो है इनके कार्य और शर्तें, किन आधारों पे इनके कार्यों को शर्तें बनाया गया है उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है इनके कार्य और शर्तों में देखिए, तो एक संगठन को एक जिले में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जा सकता है। तो कोई सी भी एक स्वयंसेवी संगठन को जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जा सकता है। किसी भी समय एक स्वयं सेवक समूह को एक राज्य में 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जा सकता है। तो एक ही समय में जो है पूरे राज्य में एक जिला में 10,000 से अधिक नहीं दिया जा सकता है, और वही जो है पूरे राज्य में है स्वयंसेवक संगठन को जो है 30,000 हेक्टेयर से अधिक नहीं दिया जा सकता है। किसी भी मामले में एक संगठन को राज्य में चल रही कुल परियोजना का 1/4 से अधिक परियोजना नहीं दिया जा सकता। तो ये भी है, इन्हें 1/4 से अधिक नहीं दिया जा सकता। तो आप देख सकते हैं जिला स्तर पर कितना 10,000 हेक्टेयर से अधिक नहीं दिया जा सकता है। वही जो है राज्य स्तर पर इन्हें 30,000 से अधिक हेक्टेयर नहीं दिया जा सकता है, 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जा सकता है। और वही एक राज्य में पूरा परियोजना चल रहा है उसमें से 1/4 अर्थात जो 25% है, 25% उससे ज्यादा का जो है क्षेत्र किसी एक स्वयंसेवक समूह को जो है संगठन को नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो इन 3 जो है कार्य जो है शर्तें हैं कोई भी संगठन के लिए कार्य करने के लिए, ये 3 शर्तें जो है अनिवार्य है। चलिए अब अगला देखिए, चौथा वाटरशेड विकास दल। तो वाटरशेड विकास दल, इसका गठन जो है परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा
गठन किया गया है। तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी हम ऊपर देखें उनके द्वारा जो है इसका गठन किया गया है वाटरशेड विकास दल का। यह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का अभिन्न भाग होता है। ठीक, इन्हीं का भाग है। इसके सदस्य कम से कम 4 सदस्य होंगे इसमें, जिसमें से कम 1 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। 4 सदस्य होंगे इसमें वाटरशेड विकास दल में, जिसमें 1 महिला होना अनिवार्य है। सदस्य को कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबंधन, सामाजिक संगठन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव होना अनिवार्य है। ठीक, चलिए अगला देखिए, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो स्वयं सेवा समूह यह क्या है, इसका गठन वाटरशेड समिति द्वारा किया जाता है। वाटरशेड विकास दल के सहयोग के लिए इसे वाटरशेड समिति द्वारा गठित किया जाता है। इसमें सदस्य जिनकी आजीविका वाटरशेड क्षेत्र पर निर्भर हो, जैसे गरीब, छोटे व सीमांत किसान के परिवार, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, महिला, चारावाह, SC ST के व्यक्तियों को मिलाकर स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। इसका गठन किनके द्वारा किया जाता है, वाटरशेड समिति द्वारा। ठीक, वाटरशेड समिति आगे दिया गया, हम देखेंगे इसका लाभ। देखिए इसका लाभ, प्रत्येक स्व सहायता समूहों को नोडल मंत्रालय द्वारा परिक्रामी चक्रीय निधि उपलब्ध कराया जाता है। तो परिक्रामी निधि या चक्रीय निधि जो है किनके द्वारा, नोडल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है स्व सहायता समूहों को। उसके बाद है प्रयोक्ता समूह या यूजर्स ग्रुप। इसका गठन वाटरशेड समिति द्वारा ही किया जाता है। वाटरशेड विकास दल की सहायता के लिए ये भी कार्य करते हैं। जैसे स्व सहायता समूह होते हैं, उसी प्रकार प्रयोक्ता समूह होते हैं, ये भी वाटरशेड समिति द्वारा। और किनकी सहायता के लिए, वाटरशेड विकास दल की। सदस्य, इसमें वाटरशेड क्षेत्र में भूमि जोत रखने वाले किसान शामिल होंगे, जिन्हें वाटरशेड बनने से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। तो इनमें जो भूमि जोत किसान है वे इस प्रयोक्ता समूह में शामिल होते हैं। इनका कार्य है, यह समूह ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों के परिचालन व संरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक, तो ये प्रयोक्ता समूह के कार्य हो गए। उसके बाद देखिए वाटरशेड समिति, जिनके द्वारा ये स्वयंसेवक समूह और जो यूजर समूह है वे बनाए जाते हैं इस वाटरशेड समूह द्वारा। तो इसका गठन जो है ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा वाटरशेड की विकास दल की तकनीकी सहायता के लिए। इसके अध्यक्ष ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित या नियुक्त कर सकते हैं। सदस्य कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य गांव में स्वयं सहायता समूह तथा प्रयोक्ता समूह, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय, महिला तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे। किसने, 10 में से जो है आधे अर्थात 5 सदस्य जो है इनके प्रतिनिधि होंगे। इनके पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, इनके पदेन सदस्य में वाटरशेड विकास दल का एक सदस्य वाटरशेड समिति में के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। तो वाटरशेड विकास दल है उसमें से एक सदस्य जो है इस समिति का प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगा। सचिव में देखिए वाटरशेड समिति का सचिव वैधानिक कार्यकर्ता होता है। तो इसका वैधानिक कार्यकर्ता जो है इसके लिए सचिव रहेंगे। उप समिति, जहां एक पंचायत में 1 से अधिक गांव हो, वहां से संबंधित गांव में वाटरशेड विकास परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गांव के लिए एक पृथक उप समिति गठित करेंगे। तो देखिए एक वाटरशेड जो है 1 से अधिक गांव में अगर स्थित है, तो जितने गांव में अगर स्थित है उन हर गांव में जो है समन्वय स्थापित करने के लिए एक अलग से उप समिति का भी गठन किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है इसमें क्या क्या और दिया है, जहां एक वाटरशेड परियोजना में 1 से अधिक पंचायत शामिल होंगे, वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग अलग समिति गठित किया जाता है। पृथक बैंक खाता, तो देखिए वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजना के लिए निधि प्राप्त करने हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलेगा। तो वाटरशेड समिति द्वारा ही जो है बैंक खाता को खोला जाता है। अब देखिए इसमें सचिव, तो वाटरशेड समिति का सचिव कौन होता है, इसका चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाएगा। इस सचिव का चयन जो है स्वतंत्र वेतन भोगी होगा या एक स्वतंत्र वेतन भोगी कार्यकर्ता होगा, जो पंचायत सचिव से अलग एक पृथक होगा। तो जो पंचायत सचिव है वह इसका सचिव नहीं होगा, ये जो है अलग सचिव होते हैं। इनके कार्य क्या रहेंगे, सचिव के पास वाटरशेड समिति की सहायता करने के अलावा कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसके अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं दिया जाएगा और वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा। उसका चयन योग्यता अनुभव के आधार पर किया जाएगा। अगला देखिए ग्राम पंचायत की भूमिका, तो वाटरशेड प्रोग्राम में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका रहेगी उसे भी आप देख सकते हैं। तो पर्यवेक्षण करना, तो समय समय पर वाटरशेड समिति का पर्यवेक्षण करेंगे और उसे सहायता व सलाह देने का कार्य रहेगा। दूसरा है लेखों को प्रमाणित करना, वाटरशेड समिति तथा वाटरशेड परियोजना की अन्य संस्थाओं के लेखों को प्रभावी बनाना इनका कार्य होगा। पंचायत की भूमिका, परिसंपत्तियों का संरक्षण, वाटरशेड परियोजना पूर्ण होने के बाद भी सृजित परिसंपत्ति के रजिस्टर को संभाल कर रखना। कार्यालय स्थान, वाटरशेड समिति के कार्यालय हेतु स्थान मुहैया कराना ग्राम पंचायत के ही कार्य रहेगा। ठीक, तो ये जो है 9 जो है संगठनों के माध्यम से इसे किया जाता है। ये संस्था है 9 वाटरशेड कार्यक्रम से संबंधित। ठीक, अब इसके बाद देखिए परियोजना प्रबंधन, तो परियोजनाओं का प्रबंधन देखेंगे जो 3 चरणों में किया जाता है इसका क्रियाकलाप उनके। तो वाटरशेड विकास परियोजना के
कार्यकलापों को 3 चरणों में, पहला प्रारंभिक चरण, दूसरा वाटरशेड कार्य चरण, तीसरा समेकन तथा निवर्तन चरण के रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा। परियोजना की अवधि 4 से 7 वर्ष की होगी, जिसे नोडल मंत्रालय द्वारा 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। तो ये 3 अलग चरण देखिए आप। जो पहले चरण होता है उसमें प्रारंभिक चरण में 1 से 2 वर्ष, दूसरे चरण में वाटर कार्य चरण में 2 से 3 वर्ष, समेकन व निवर्तन चरण 1 से 2 वर्ष। तो देखिए पहला प्रारंभिक चरण में क्या क्या किया जाता है, तो इस चरण का प्रमुख उद्देश्य सहभागिता पद्धति को अपनाने तथा स्थानीय संस्थाओं, वाटरशेड समिति, स्व सहायता समूह तथा प्रयोक्ता समूह को अधिकार संपन्न बनाने हेतु उपयुक्त तंत्र का निर्माण करना। तो पहले चरण में तो यही कार्य किया जाएगा। साथ ही स्थानीय समुदाय की तत्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित कार्य, जैसे सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाना, पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना, स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताओं का विकास करना, भूजल शक्यता का संवर्धन करना, ये सभी कार्य जो है प्रारंभिक चरण में किए जाते हैं। तो देखिए प्रारंभिक चरण के मुख्य कार्य क्या हो गए, जो स्थानीय संस्था है हम देखे हैं, वाटरशेड समिति, स्व सहायता समूह, प्रयोक्ता समूह, ये सब स्थानीय संस्था है जो ग्राम पंचायत में से ग्राम सभा द्वारा ही बनाए जाने वाले ये जो है संस्था है। इन सबको पहले जो है तंत्र स्थापित करें, इन्हें जो है अधिकार दिया जाएगा पहले चरण में। और साथ ही इसके साथ साथ क्या किया जाएगा, जो सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधन है उनका जो है उपयोग के लिए इन्हें जो है मुहैया कराया जाएगा, उपयोग योग्य बनाना, पेयजल की उपलब्ध कराया जाएगा, स्थानीय ऊर्जा आवश्यकता और साथ ही जो स्थल है इनके मैनेजमेंट के लिए एक स्थल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है पहले चरण का कार्य है। उसके बाद देखिए वाटरशेड कार्य का दूसरा चरण, तो वाटरशेड कार्य इसके तहत जो है शिखर क्षेत्र विकास, तो शिखर क्षेत्र का विकास किया जाएगा, मिट्टी की बनी रोकों तथा जल निकास स्वरूप उपचार किया जाएगा। तो ये दूसरा चरण में जो है सबसे प्रमुख कार्यों को किया जाता है। पहले जो है एक शिखर क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, मिट्टी की बनी रोकों तथा जल निकास स्वरूप में उपचार, भूमि को सीढ़ीनुमा बनाना, सतही जल बहाव की प्रबलता और गति को कम करके जल ग्रहण क्षेत्र की उर्वरता को बनाए रखने हेतु अपेक्षित सभी क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो सभी क्रियाकलाप जो है इसी क्षेत्र में किया जाता है दूसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या होता है, विभिन्न कार्यों का समेकन तथा उन्हें पूरा करना। इसमें तीसरे चरण में प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन करना जो है तीसरे चरण में किया जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कौन से चरणों में जो है क्या कार्य किए जाते हैं। अब देखिए, अब इनमें जो है हम पहले चर्चा किए थे कि जो निधि है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त अनुदान दिया जाता है वह 3 चरणों में, तो 3 चरणों में जो है वित्त को प्रदान किया जाता है। वो कौन कैसे दिया जाएगा, 3 किस्तों में, उसे हम देखेंगे। तो इसमें किस्त जारी करने की प्रक्रिया क्या होगा, उन तीनों किस्तों को कैसे कैसे दिया जाता है उसे देखेंगे। परियोजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के 3 चरणों के लिए निधि का केंद्र भाग जिला वाटरशेड विकास इकाई एजेंसियों को निम्नलिखित पद्धति में तथा नोडल मंत्रालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार जारी किया जाता है। तो ये देखिए 3 चरणों में जारी किया जाएगा। पहला किस्त 20% का, तो पहला किस्त 20% का कब दिया जाएगा, तो पहला जो है प्राथमिक चरण के कार्यकलापों को शामिल करते हुए प्रथम किस्त अर्थात केंद्रीय भाग का 20% को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा परियोजना स्वीकृति किए जाने के तुरंत ही जारी कर दिया जाता है। तो राज्य स्तर में जो नोडल एजेंसी है उनके द्वारा परियोजना को स्वीकृति दिया जाता है। जस्ट स्वीकृति दिए जाने के बाद इसे 20% जो है अमाउंट को जो है 15 दिनों के भीतर दे दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा किस्त 50% का रहता है। तो परियोजना लागत के प्रति केंद्र के भाग की 50% की दूसरी किस्त प्रारंभिक चरण के पूरा होने के पश्चात, तो पहला चरण में जो कार्य थे उन्हें हम देखे हैं, उन कार्य को पूरा होने के पश्चात प्रथम किस्त और साथ ही प्रथम किस्त के 60% भाग के व्यय होने के पश्चात उचित प्रमाणीकरण और दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने पर यह दूसरा किस्त 50% का जारी कर दिया जाता है। उसके पश्चात देखिए तीसरा किस्त जारी करने के लिए शर्त क्या है, तीसरा किस्त जारी किया जाएगा जब कुल निधियों का 75% व्यय हो चुके हो और उसका उचित प्रमाणीकरण और उसका समर्थन अर्थात सभी दस्तावेजों के साथ उसका जो है प्रमाणित बिल देकर जो है बाकी का कितना 75% जितना अभी तक के टोटल अमाउंट मिल गया है 70% का, उसका 75% व्यय हो जाए, तब यह 30% जो बचा हुआ है उसे जो है जारी किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए जिला वाटरशेड इकाई एजेंसियों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां और वाटरशेड समिति को निधि इन्हें प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर जारी किया जाता है। तो ये सभी जो है 15 दिन के भीतर जो है जारी करना अनिवार्य होता है। चलिए अगला देखिए प्रयोक्ता का प्रभार। इसमें प्रयोक्ता प्रभार के रूप में सबसे पहला है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा वाटरशेड समिति के जरिए प्रयोक्ता प्रभार एकत्र करने के लिए प्रक्रिया को लागू करेगी। निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर किए गए कार्य के लिए भूमिहीनों, निसहाय, विकलांग उन परिवार हो जिनकी मुखिया विधवा है, इससे कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। तो इनसे कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा, बाकी जो है सबसे प्रभार लिया जाता है। एकत्र किए गए प्रयोक्ता प्रभारों को परियोजना के दौरान सृजित की गई परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए वाटरशेड विकास निधि में जमा कर दिया जाता है। तो ये भी जो प्रयोक्ता प्रभार लिया जाता है अर्थात जो टैक्स लिया जाता है उन सबको भी जो है कहाँ जमा किया जाता है, वाटरशेड विकास निधि में जमा किया जाता है। ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से इसका जो है संचालन किया जाएगा। फिर
अब देखिए, जो हम पहले पढ़े थे, तो इससे पहले इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हमारा कितना 4 योजना चल रहे थे। तो भारत में 4 जल प्रबंधन संबंधित योजना चल रहे थे। उन सबको एक साथ विलय करके जो है यह इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया था। तो ये 4 परियोजना जो चल रहे थे, उन योजनाओं को हम देखेंगे क्या क्या थे। तो पहला क्या था? पहला है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, तो ड्राई फ्रॉन एरिया प्रोग्राम। इसका प्रारंभ 1973 में किया गया था। इसका उद्देश्य है सूखा आशंकित क्षेत्रों में भूमि जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन का बहाल करना इसका उद्देश्य था। यह वित्त पोषण 1 अप्रैल 1999 से केंद्र का 75% और राज्य का जो है 25% था। परियोजना क्षेत्र 500 हेक्टेयर में और प्रति हेक्टेयर राशि 6,000 रुपए था। ठीक, फिर इसी में जो IWMP है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें जो है इसे 12,000 कर दिया गया था। ठीक, पहले 6,000 दिया जाता था, उसे 12,000 कर दिया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह 1977-78 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष मरुभूमि क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का नवीनीकरण करते हुए सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना एवं बंजरता को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था। यह योजना 7 राज्यों के 70 जिलों के 235 प्रखंडों में क्रियान्वित किया गया था। तो 7 राज्यों में यह जारी था, याद रखेंगे। वित्त पोषण 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में 75 और 25% था केंद्र और राज्य का। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा था। गर्म शुष्क क्षेत्रों में निधियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75-25 के आधार पर किया गया था। 1966 में मरु विकास बोर्ड का गठन किया गया था। तो देखिए, मरु विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? 1966 में। और राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के 4 जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। मरु विकास बोर्ड के द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। उसके बाद में इसका विस्तार कर 7 राज्यों में के 40 जिलों में जो है इसका कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, मरुभूमि विकास कार्यक्रम को। तीसरा देख सकते हैं आप, समेकित बंजर विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेटलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कब स्टार्ट किया गया था? 1979-90 में। तो 89 और 90, 1989-90 में जो है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है भूमि की क्षमता पर स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजर भूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करना। दूसरा, कार्यक्रम वाले क्षेत्र में रहने वाले गरीब व अपेक्षित वर्ग के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा देखिए, इसमें जो है वित्त पोषण 1 अप्रैल 2000 से 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, केंद्र का 5,500 और राज्य का 500। तो ये जो है केंद्र और राज्य दोनों द्वारा जो है 6,000 रुपए दिया जाता था इस योजना के तहत। ठीक, ये सब परिवर्तित हो गए हैं। अब ये जो है ये चारों कोई भी लागू नहीं है। इन सबको एक साथ समेकित करके किसमें एकीकृत वाटरशेड जल प्रबंधन में चालू कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए, इसका प्रारंभ कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यह जो है 74-75 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी एवं मंझली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। इसकी विशेषता 1974 में 60 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मार्च 2004 के अंत तक इसके तहत 310 परियोजना शामिल की जा चुकी थी। विशेष इसके संबंध में 1 अप्रैल 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया था। तो देखिए, इसे 2004 में इसका नाम परिवर्तित किया। 2074-75 से चल रहा है योजना, इसका नाम परिवर्तित कब किया गया था? कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को इसका कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम रख दिया गया था। फिर बाद में फिर कब 2009-10 में इसको भी किसमें समाहित कर दिया गया था? एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया था। चलिए अगर अगला देखिए, वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में संचयी रूप से 69 वाटरशेड परियोजनाओं हेतु स्वीकृति, कुल राशि कितना? 68.96 करोड़ है। तो 68.96 करोड़, इसके अंतर्गत 81,561 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है। और कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं? 24,422 परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे, ये वाटरशेड विकास योजना है। यह 17 छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में, 17 जिलों के कितने 17 जिलों में बनाए गए हैं। और वो भी कितने वाटरशेड बनाए गए? 69 वाटरशेड बनाए गए हैं 17 जिलों में। ठीक, तो ये हो गया हमारा वाटरशेड से संबंधित पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, इसमें हमें एक और टॉपिक पढ़ना था, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजना। परंतु इसे हम जो है पहला चैप्टर पढ़े थे, जिसमें हम ग्रामीण विकास संबंधित विभिन्न योजनाओं को पढ़े हैं, उसी में हम छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख योजना है उन सबको पढ़ लिए हैं। तो उसी को फिर यहाँ इस चैप्टर में भी दिया गया है। तो आप इसे फिर से, अगर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी आप एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइब कीजिए।
और देखिए इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक की जितने भी पीडीएफ है आपको सब वहीं मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसमें क्या दिया गया है, सामाजिक अंकेक्षण। तो सामाजिक अंकेक्षण जो है बहुत छोटा चैप्टर है, तो उसे हम जो है कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत एक नियम पढ़ना है, उसके जो है 15 धारा शामिल है। 15 धारा शामिल है, उन सभी 15 धाराओं को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी संबंधित जो है एक नियम लाए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, उसी नियम को हम जो है पढ़ने वाले हैं सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत। ठीक, तो इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने वाटर शेड मैनेजमेंट को पढ़ा है, इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे अच्छे से पढ़ लिया है। धन्यवाद।